तो हेलो वेलकम स्टूडेंट। जैसा आपको पता है कि आपका न्यू ईयर हो चुका है, आपका नया साल अच्छे तरीके से गुजर रहा होगा। तो नए साल में नया एक जोश के साथ हम स्टार्ट करना पढ़ाई। और अब याद रखो, एग्जाम के लिए ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो आपको अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। और नए साल में आपको एक नया जोश होना चाहिए, एक उमंग के साथ हम स्टार्ट करेंगे। और आज का चैप्टर हम करेंगे मैग्नेटिज्म एंड मैटर, चैप्टर नंबर 5, आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जो आपके फेमस गेस पेपर का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। उससे पहले बता दें कि हमारा क्या है, जब मैं कहता हूं कि टेस्ट देना होता है, और यहाँ पर आपको टेस्ट देने के पहले क्या करना पड़ता है, आपको कॉपी और पेन रख के साथ रखना होता है और आपको टेस्ट देना है ना। देखो, अगर आपने इसको अच्छे से, अगर ऑनेस्टली अगर आप मेरे जो मैं बात कह रहा हूँ अगर आप फॉलो करोगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखो, डाउट होगा वो जाकर कभी भी झारखंड एजुकेशन चैनल के ग्रुप में अगर पूछे ना कि प्रीवियस ईयर वाले बच्चों ने कि कितना उनका कैसा मार्क्स आया था। याद रखना, हमारा कोई कोर्स नहीं है ना, हमारा कोई ऐप है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, बाकी मैं करें, हमारा टीम चैनल है सर्जी अकेडमी कंप्यूटर के छॉप फिजिक्स विद अभिजीत सिंह। सब्सक्राइब चाहे तो कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आता है द परमेबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं लौह चुंबकीय, है ना। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को हिंदी मीडियम के स्टूडेंट से सुन लेना, उसको हम लोग बोलते हैं लौह चुंबकीय। तो कह रहा है कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का जो परमेबिलिटी होती है वो कितनी होती है ना। तो रखना, वो म्यू की वैल्यू कितनी होती है, वो 1 से ज्यादा होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, है ना। कितनी होती है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की वैल्यू, म्यू की वैल्यू जो होगी वो 1 से बहुत ज्यादा होती है, नॉट ओनली 1, बहुत ज्यादा होती है। सेकंड क्वेश्चन आता है निकल क्या है, निकल किस टाइप का सब्सटेंस है ना। तो देखो, मैं 1-2 वर्ड लिख लेता हूं ना, जिससे याद रखना कि जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है ना, तो जो डायामैग्नेटिक होता है उसको मैं लिख लेता हूं। जो बच्चे समझ गए हैं वो बताओ आंसर क्या होना चाहिए। तो मैं बता, डायामैग्नेटिक होता है, एक होता है हमारे पास पैरा, डाया पैरामैग्नेटिक होता है, और लास्ट में आता है इसको लोग बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, अब देखो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं। डायमैग्नेटिक को लोग बोलते हैं, इसको लोग बोलते हैं प्रति चुंबकीय बोलते हैं। रखने इसको क्या बोलते हैं, प्रति चुंबकीय पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, बात समझ आ गया। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स है ना, पैरा क्या होता है, पैरा को हम लोग बोलते हैं अनुचुंबकीय। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग अनुचुंबकीय बोलते हैं। ठीक है, अनुचुंबकीय पदार्थ बोलते हैं। और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को लोग बोलते हैं लौह चुंबकीय। ठीक है, अब इसको अच्छे तरीके से समझ लो। ठीक है, बात समझ जाएगी, इसको बोलते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ बोलते हैं। तो कहता है कि निकेल किस टाइप का सब्सटेंस है, डायमैग्नेटिक है, डाया है, पैरा है या फेरो है। तो निकेल क्या होता है, निकेल आपका एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है ना। वो कहता होता है एक लौह चुंबकीय पदार्थ होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बात समझ आ गया। तो आता है क्वेश्चन नंबर 3, लिखता है ए मैग्नेटिक निडल इज केप्ट इन ए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बार बार वो आता ही आता है। और यहां भी दिया है कि जब भी किसी भी आप एक मैग्नेटिक निडल को, यानी एक मैग्नेट का बना हुआ एक आपका कील होगा, उसको आप कभी असमान चुंबकीय क्षेत्र यानी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो उस पर क्या लगता है। तो देखना, उस पर बल भी लगता है और आघूर्ण दोनों लगता है, मतलब उस पर फोर्स भी लगेगा और टॉर्क दोनों लगेगा। हम इसको बोलते हैं ए फोर्स एंड ए टॉर्क, मतलब एक बल और एक आघूर्ण। इसको चाहो तो लिख लेना हिंदी में। ठीक है, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बात कर रहा हूं। ठीक है, बात समझ आ गया। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, लिखता है ए सेंसिटिव मैग्नेटिक फील्ड इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, उससे पहले मैं बता दूं कि आप कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इस चैप्टर का बताता हूं, 1 से 2 एमसीक्यू पूछ लिया जाता है ना। 2 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, लेकिन ये सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। छोटा सा चैप्टर है, इस चैप्टर से बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आता है। सब्जेक्टिव मैंने आपको पहले बता दिया है, जिन्होंने देखा मैं लेक्चर जाकर देख लेना, मैंने चैप्टर वाइज सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पहले बता चुका हूं। और जो इंपॉर्टेंट आएगा वो लास्ट के एग्जाम के जैसे जैसे हमें कंप्लीट हो जाएगा हमारा एमसीक्यू सीरीज, फिर आपको हम और कुछ इंपॉर्टेंट बताएंगे। आता है क्वेश्चन 4, लिखता है ए सेंसिटिव मैग्नेटिक फील्ड इंस्ट्रूमेंट, है ना, कैन बी इफेक्टिवली शिल्डेड फ्रॉम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बाय प्लेसिंग इट इनसाइड विच ऑफ द फ्लोइंग मटेरियल्स। कहने का मतलब होता है कि हमारे कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कुछ ऐसे डिवाइस होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड से, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होते हैं। तो कहता है ऐसे पदार्थ को, ऐसे चुंबकीय जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होगा, मतलब मैग्नेटिक सेंसिटिव डिवाइस होगा, जो चुंबक से यानी चुंबकीय क्षेत्र से ज्यादा सेंसिटिव हो, यानी उस पर वो, यानी चुंबकीय क्षेत्र का उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता हो, ऐसे डिवाइस को, है ना, ऐसे डिवाइस को हम कहाँ रखना चाहेंगे, है ना। तो उसको हम कहा रखते हैं। तो याद रखना कि मान लो हमारे पास एक ऐसा सेंसिटिव डिवाइस है, एक डिवाइस है, मान लो कैसा, एक डिवाइस, एक मशीन है ना। डिवाइस मतलब एक मशीन है जो कि चुंबकीय क्षेत्र से बहुत सेंसिटिव होता है, मतलब अगर चुंबकीय क्षेत्र में जाओ, अगर चुंबकीय क्षेत्र के आसपास आ जाएगा तो ये इफेक्ट हो जाएगा, यानी ये खराब हो सकता है। ठीक है, या फिर ये सही से काम नहीं करेगा। तो ऐसे चीज को हम कहाँ रखते हैं, तो ऐसे चीजों को हमें एक अलग टाइप के मटेरियल के अंदर रखना पड़ता है ना, एक अलग टाइप के मटेरियल के अंदर रखना पड़ता है। ठीक है, कैसे कवर करते हैं।
कहता है ये जो मटेरियल है, ये जो मटेरियल किस टाइप का होना चाहिए, है ना। तो ये किस टाइप मटेरियल होना चाहिए, तो ये होना चाहिए आपका सॉफ्ट आयरन का, यानी को बोलते हैं नरम लोहा, है ना, लिखना नरम लोहे एंड ऑफ हाई परमेबिलिटी, है ना। अब परमेबिलिटी को मुझे नहीं पता हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको म्यू लिखते हैं ना। हाई परमेबिलिटी मतलब कि म्यू की वैल्यू बहुत ज्यादा होनी चाहिए, है ना। तो क्या बोलते हैं, इसकी परमेबिलिटी की वैल्यू बहुत ज्यादा होनी चाहिए, यानी जो म्यू की वैल्यू होती है वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो कहां होगा करेक्ट आंसर, इसका ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर सी, ठीक, याद रखना। आप देखो क्वेश्चन 5 लिखता है व्हाट हैपेंस टू द मैग्नेटिक मोमेंट इफ ए होल इज मेड एट द सेंटर ऑफ बार मैग्नेट, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन में कि मान लो अगर हमारे पास एक बार मैग्नेट है ऐसे, कह रहा है कि तो एक साइड इसका नॉर्थ पोल होगा, एक साइड इसका साउथ पोल होता है, ठीक है, नॉर्थ साउथ होता है। कह रहा है इसके बीच में अगर हम एक होल कर दें, अगर यहां पर हमने एक क्या कर दिया, एक होल कर दिया, तो बताओ कह रहा है कि इसके मैग्नेटिक मोमेंट में क्या डिफरेंस आएगा। तो देखो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या था ना, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ द बार, स्ट्रेंथ ऑफ द पोल, -m और +m, ठीक है। और इनके बीच का डिस्टेंस मान लो अगर 2l है, ठीक है। तो जो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है वो होता है m इंटू 2l, ठीक है। क्या होता है m इंटू 2l। अगर आपने बीच में होल कर दिया तो क्या m में कोई चेंज आएगा, तो नहीं आएगा, क्योंकि m कहां पर है, m होता है वो तो यहां पर होता है ना, स्ट्रेंथ तो यहां पर होता है, -m का स्ट्रेंथ तो यहां पर होता है। लेंथ को हमने कुछ कट नहीं किया है तो लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट क्या रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज, कुछ नहीं होता है ना, चाहे बीच में होल कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता इसको, ठीक है। आते क्वेश्चन नंबर 6 लिखता है व्हाट इज वर्क डन बाय मैग्नेट ऑफ मोमेंट m इफ इट इज रोटेटेड थ्रू 360 डिग्री इन मैग्नेटिक फील्ड। कह रहा है कि अगर एक हमारे पास मैग्नेट है, इसको अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में उसको कहां रखा गया है, एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। तो मालूम कर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है ना, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर हमने एक मैग्नेट को रखा है, एक मैग्नेट रखा है। कह रहा है इसको रोटेट करना कितना, इसको पूरा रोटेट कर दो कितना एंगल से, 360 डिग्री से। तो क्या बताओ इसमें कितना वर्क हमें करना पड़ेगा। तो इसका जो वर्क का फॉर्मूला होता है ना, वो याद रखना, वो सेम होता है जैसे हमने एक इलेक्ट्रिक डायपोल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था, तो वर्क का जो फॉर्मूला आया था वो होता P, यहां पर हो जाएगा m इंटू बी, है ना, वहां पर मैग्नेटिक मोमेंट यहां बन जाएगा m, b हो गया मैग्नेटिक फील्ड, इंटू होगा cos θ1 माइनस cos θ2, ठीक है। सेम फील्ड है जहां आपने वहां पढ़ा होगा, m की जगह पहले वहां पर p था और b की जगह e था, तो था pe लिखा था, pe cos θ1 माइनस cos θ2, बस ठीक है, चेंज किया है। तो वो कह रहा है कि पहले कितना एंगल था, पहला एंगल 0 डिग्री होगा, कुछ भी नहीं मतलब 0 डिग्री था, है ना, कुछ भी नहीं लिखा है मतलब वो 0 डिग्री है। क्वेश्चन देखना, कुछ नहीं लिखा मतलब स्टार्टिंग एंगल कितना था 0 डिग्री। अब कितना कर दिया है, अब θ2 हो गया 360 डिग्री, तो पुट कर दो वैल्यू को, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका m इंटू बी कॉस θ1 यानी cos 0 डिग्री, है ना, cos 0 डिग्री माइनस cos 360 डिग्री। अब बताओ cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो बोलोगे सर cos 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो तो 1 होती है, एंड cos 360 डिग्री इसकी वैल्यू भी 1 होती है, तो कितना हो गया 1 माइनस 1 0, तो वर्क डन भी 0। यानी अगर पूरा अगर आपको 360 डिग्री से रोटेट कर दोगे तो हमें कितना वर्क करना पड़ता है, कुछ नहीं, 0। कितना वर्क करना पड़ता है, 0 वर्क डन, ठीक है, बात समझ आ गया। आते क्वेश्चन में लिखता है व्हाट इज द नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम ऑफ ए डायमैग्नेटिक मटेरियल, है ना। अगर आपका एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, यानी आपका एक डायमैग्नेटिक मटेरियल्स है, तो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में, है ना, क्या होते हैं, तो डायमैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं जिन पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब उसमें जितने इलेक्ट्रॉन है सबके क्या है, सबके सब पेयर है ना। आपने वहां पर बनाया होगा, एस ऑर्बिटल में बनाया 2 होते हैं, एक अप स्पिन एक डाउन स्पिन। जब पी ब्लॉक में आते हैं तो आपको ऐसा बनता होगा, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, ऐसे। तो क्या है यहाँ पर सबके सब पेयर है, ऐसे पेयर जहां पर पेयर हो जाए ना, जहां पर टोटल पेयर बन जाते हैं, ऐसे सब्सटेंस क्या बोलते हैं हम लोग, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। इनका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है, तो इनका मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, सबके सब पेयर में है, इसलिए मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, 0, है ना। क्वेश्चन 8 आता है, ये अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन लिख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है आपसे। क्वेश्चन में 10 कह रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपने पहले से पढ़ लिया है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, है ना, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का यूनिट क्या होता है, कोई यूनिट नहीं होता है ना, इंपॉर्टेंट लिखना। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का यूनिट कुछ भी नहीं होता है, इसको सुग्राहिता कुछ तो बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी को, इसको हम साइज लिखते हैं ऐसे, है ना। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को साइज लिखते हैं, ऐसा सुग्राहिता है कुछ तो बोलते हैं हिंदी में, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, लिख के रखना, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि ये जस्ट एक रेशियो है, ठीक। आते क्वेश्चन 9 लिखता है
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन PYQ क्वेश्चन आ गया यहाँ से, है ना। आपका क्वेश्चन आएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। पहले क्वेश्चन आ चुका है, कभी देखना, कभी ऐसे 22 या 23 में कभी क्वेश्चन आ चुका है ये। कहता है क्यूरी टेम्परेचर इज अ टेम्परेचर एवर विच, कह रहा है कि क्यूरी तापमान वो तापमान होता है जिसके क्या होता है, जिसमें एक आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या बन जाए, पैरा, है ना। यानी आपका एक लौह चुंबकीय पदार्थ अगर अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाए, ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, उस तापमान को क्या बोलेंगे, उस तापमान को हम लोग क्यूरी तापमान बोलते हैं। मतलब कि हमारे पास एक, मान लो हमारे पास एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, उसको आपने हीट किया तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो एक ऐसा टेम्परेचर हीट होने के बाद इतना टेम्परेचर बढ़ जाए कि उस टेम्परेचर के बाद क्या हो जाए, ये एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बन जाए, है ना। तो उस तापमान को, यानी उस तापमान पर जब ये फेरो से क्या बन गया, पैरा बन गया, उस तापमान को क्या कहा जाएगा, उस टेम्परेचर को हम लोग क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं। बात समझ आ गया तरीके से, ठीक है। आते क्वेश्चन नंबर 10, लिखता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ये एग्जांपल है ना, सिंपल रहता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कौन होता है, वो होता है आपका एल्युमिनियम, है ना। एल्युमिनियम क्या है, एल्युमिनियम आपका एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब एक चीज याद रखना कि कमेंट करते रहो, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जो करना है करो, बस पढ़ाई करते रहो। क्वेश्चन नंबर 10 आता है, क्वेश्चन 11 आता है, द मोस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर मेकिंग ट्रांसफार्मर कोर, है ना। ट्रांसफार्मर का जो कोर बनाते हैं तो उसके लिए सबसे ज्यादा कौन सा मटेरियल यूज करते हैं। देखो इस टाइप का होता है आपका ट्रांसफार्मर, आपने डायग्राम देखा होगा, एनसीईआरटी पढ़ा होगा। इसमें क्या होता है, इसमें दो लेयर में आपके इधर इस साइड में होता है आपका प्राइमरी कॉइल रैपअप किया रहता है, जहां से आप इनपुट करंट देते हो, है ना। ये होता है आपका इनपुट, ठीक। इधर में क्या, इधर में एक और रैप रहेगा बहुत सारा, इसको लोग बोलते हैं आउटपुट, इसको लोग सेकेंडरी बोलते हैं, है ना। तो इनपुट को बोलते हैं प्राइमरी और आउटपुट को बोलते हैं सेकेंडरी। तो यहाँ पर जो मैंने बना के रखा है अभी आपके सामने व्हाइट कलर का, ये एक मटेरियल है जिस पर हमने रैप किया कि ये मटेरियल किस चीज से बना होता है, इसको बोलते हैं ट्रांसफार्मर का कोर कहा जाता है, ठीक है। कह रहा है इसके लिए हम क्या यूज करना चाहिए आपसे, इसके लिए हम हमेशा यूज करते हैं सॉफ्ट आयरन, है ना। हम क्या यूज करते हैं, हमेशा सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं। ये क्या करता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर ही की अंदर रखता है, ये बाहर जाने नहीं देता है ना। इसलिए हम क्या यूज करते हैं, इसलिए हम यूज करते हैं इसको सॉफ्ट आयरन, ठीक है। हम क्या यूज करते हैं, हम एक सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं। बात समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर PYQ क्वेश्चन आ चुका है एक बार पहले, 2023 या 22 का भी ये सब क्वेश्चन ऐसे आता रहता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 12, लिखता है द टेम्परेचर, द रूम टेम्परेचर निकेल। सो निकेल क्या है, निकेल आपका एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, मैंने पहले भी कहा है ना, निकेल क्या होता है, आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। लिखता है इज द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। अब देखो भाई मैंने कहा था कि अगर एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस रहेगा, उसको अगर आप हीट करते हैं, हीट करने पर टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना। तो एबव द क्यू टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर ज्यादा हो जाए तो वो क्या बन जाएगा, है ना। फेरो था, हीट किया, हीट करने पर तापमान बढ़ गया, तापमान बढ़ गया तो अब वो क्या बन जाएगा, सही बताओ आंसर, अभी लिखा था कुछ पहले कहा था, वो क्या बन जाएगा, वो आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस से क्या बन जाएगा, पैरा, मतलब वो लौह चुंबकीय से अनुचुंबकीय बन जाएगा। बात समझ आ गया। आते क्वेश्चन नंबर 13, ये सब के सब क्वेश्चन PYQ वाले क्वेश्चन, यानी PYQ का मतलब समझते हो ना क्या होता है ना। बताओ कमेंट में करके कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PYQ, कमेंट में बताना PYQ का मतलब क्या होता है। बहुत से बच्चों को पता भी नहीं होगा लगता है, ठीक है, ध्यान रखना। लिखता है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डायपोल इज, है ना। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डायपोल, तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है U इक्वल टू माइनस एम डॉट बी, है ना। याद रखना फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का U इक्वल टू माइनस, है ना, एम डॉट बी। एम को मुझे से लिखना चाहिए था कैपिटल, है ना, मैग्नेटिक मोमेंट डॉट प्रोडक्ट विद द मैग्नेटिक फील्ड, है ना, ये फॉर्मूला होता है। तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। आते क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, कह रहा है द रिलेशनशिप बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड, डायपोल मोमेंट एंड टॉर्क, ठीक है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, टॉर्क का फॉर्मूला था जो आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, तो वहां था P क्रॉस E। यहां P क्या बन जाएगा, यहां P बन गया मैग्नेटिक मोमेंट M से, और मैग्नेटिक फील्ड बन गया है अब B, जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो बन गया मैग्नेटिक फील्ड B, ठीक है। तो यार दोनों याद रखना है। एक और फॉर्मूला यह भी याद रखते हैं, कौन सा, ये हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैट में, क्या P क्रॉस E, ठीक है। वैसे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा यहां पर M क्रॉस B। तो यहां पर करेक्ट आंसर कौन सा होगा, टॉर्क इक्वल टू M क्रॉस B। किसके लिए, टॉर्क मतलब आघूर्ण, टॉर्क मतलब आघूर्ण होता है, ठीक है। आते क्वेश्चन 15 लिखता है द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, है ना। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायमेंशन क्या होता है, सिंपल सा क्वेश्चन मैंने पहले बताया था कि अगर नहीं याद है तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को हम ऐसे भी निकालते हैं, M इक्वल टू होता है करंट इनटू एरिया, क्या होता है, करंट इनटू होता है एरिया,
ठीक। अब करंट करंट क्या होता है, तो करंट करंट होता है आई, करंट का डायमेंशन होता है वो होता है ए, है ना। डायमेंशन ऑफ करंट ए होता है एंड डायमेंशन ऑफ एरिया कितना होता है, वो होता है L2। तो आपका डायमेंशन कितना हो जाएगा, तो उसका जो डायमेंशन आएगा वो हो जाएगा, मास नहीं है तो m0, ठीक है, लेंथ है तो L2, टाइम नहीं है तो 0 और a, ठीक है। ये हो जाएगा आपका डायमेंशन फॉर्मूला, इसका बोलते हैं, इसका वीमा बोलते हैं, है ना। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सिंपल सा था, पहले भी इससे पहले क्वेश्चन में भी, चैप्टर में भी हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है, चैप्टर नंबर 4 में, ठीक है। आप चाहे तो इसका पूछा लेक्चर देख सकते हो, है ना। और जिसको भी देखना होगा मैं बता देता हूं, आपको शायद नहीं याद आ रहा होगा, तो एक जैक हमारा एक प्लेलिस्ट है, जैक 2025, है ना। जैक 2025 प्लेलिस्ट को सर्च करो, यहां पर आपको सारा वीडियो मिल जाएगा, है ना। इस बार आपका एग्जाम रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट है वीडियो सब यहां मिल जाएगा एक जगह, है ना। इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा एक और प्लेलिस्ट चेक कर लेना, उसमें लिखना होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना। जैक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिखा होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिखा होगा, है ना। इसको भी सर्च करना, इस प्लेलिस्ट में आपको सारा पीवाईक्यू का सॉल्यूशन मिल जाएगा। आते क्वेश्चन में 16, है ना, ये क्वेश्चन 15 था। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। लिखता है द मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, है ना। पैरामैग्नेटिक मतलब क्या होता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का मतलब होता है, बोलते हैं अनुचुंबकीय, ठीक है। परमेबिलिटी मतलब होता है म्यू, ठीक है। तो म्यू कितना होता है, तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो म्यू की वैल्यू होती है वो 1 से ज्यादा होती है ना, कितनी होती है, 1 से ज्यादा होगी, ठीक है। ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1, है ना। म्यू यानी परमेबिलिटी कितनी होती है, 1 से ज्यादा होती है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 17, क्यूरी पॉइंट, क्यूरी मतलब क्यूरी तापमान, क्यूरी टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस पर एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या बन जाता है, यानी एक फिक्स टेम्परेचर पर हीट करने के बाद अगर टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाए तो उसके बाद एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या बन जाता है, जल्दी बताओ, कहां बताना है, कमेंट में बताना है ना, कमेंट लिख देना, ऑप्शन लिखना कमेंट में, ऑप्शन लिख के कि 17 का करेक्ट ऑप्शन नंबर कितना, ठीक है। बाकी इसका जो सॉल्यूशन होगा वो आपको हम कमेंट में फाइनल लिख देंगे, ठीक है। आता है क्वेश्चन 18, है ना। क्वेश्चन 18 इंपॉर्टेंट है, लिखता है द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इनसाइड बार मैग्नेट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीवाईक्यू क्वेश्चन भी रह चुका है। तो जो क्वेश्चन पीवाईक्यू है वो तो आपको करना ही करना है, उस पर कोई कोताही बरतनी नहीं है आपको। कहता है मान लो अगर हमारे पास एक, अगर है ना, अगर हमारे पास एक बार मैग्नेट हो गया ऐसे, इसका नॉर्थ पोल होगा, इसका साउथ पोल होगा, ठीक। अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होती है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स होती है जो नॉर्थ से निकलती है और साउथ पे इंटर करती है, ऐसे बाहर नॉर्थ से जाएगा और साउथ में अंदर चला जाएगा, ऐसे नॉर्थ निकलेगा और साउथ के अंदर। लेकिन हमें यह भी पता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स होती है वो हमेशा एक क्लोज लूप बनाती है, क्या बनाती है, क्लोज लूप बनाती है। तो क्लोज लूप बनाएंगी तो अंदर में क्या होगा, तो अंदर में जो फील्ड लाइंस होगी वो साउथ से कहां चलेंगी, नॉर्थ की ओर। कहां से कहां, साउथ से नॉर्थ की ओर। हमसे पूछा भी क्या है, हमसे पूछा है कि मैग्नेटिक लाइन फोर्स इनसाइड बार मैग्नेट, अंदर में कहां जा रहा है, तो अंदर में ध्यान दो, अंदर में जा रहा है साउथ से नॉर्थ की ओर। तो क्या होगा करेक्ट ऑप्शन, सो मैग्नेटिक लाइन फोर्स इनसाइड ए बार मैग्नेट आर फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, है ना। साउथ पोल से कहां जा रहा है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर, है ना। कहां जा रहा है, साउथ से जा रहा है ये नॉर्थ की ओर। बात समझ आ गया। आते क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन 19 आपका चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन है ना। ये जो क्वेश्चन है ये आपका कहो तो चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन है, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। लेकिन फिर आपको आंसर बता देते हैं, सॉल्व कर लेना। इसका जो फॉर्मूला होता है एनर्जी स्टोर का, तो एनर्जी स्टोर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 Li², याद आएगा 1/2 Li²। तो 1/2 L को बोलते हैं इंडक्टेंस, है ना, प्रेरकत्व तो बोलते हैं, जो कि 50 मिली हेनरी गिवन है। तो 50 मिली हेनरी, मिली का मतलब 10⁻³ इंटू I² मतलब करंट का स्क्वायर करना है, तो करंट का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। करेगा कैंसिल आउट तो ये हो जाएगा आपका 25 बार में कैंसिल आउट, तो हो जाएगा 25, 8 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 इंटू 10⁻³ ठीक है। तो 25 इंटू 16 करोगे तो 25 चौके 100, 100 का 400, तो हो जाएगा 400 गुण इंटू 10⁻³ और वैल्यू हो जाएगी 0.4 जूल, ठीक है। तो करेक्ट आंसर कौन सा आएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अब ये क्वेश्चन करना है कि नहीं करना पूछोगे सर, तो करना है, पीवाईक्यू में आ चुका है ये क्वेश्चन, है ना। पीवाईक्यू मतलब पीवाईक्यू, चलो लिख ही देता हूं मैं ना, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीवाईक्यू। वो सर बड़ा सुनते हैं सर ये पीवाईक्यू, पीवाईक्यू क्या है। तो जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं, इंटेलिजेंट मतलब चालाक है ना, तुमको पता है पीवाईक्यू मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन।
ठीक है, और सिर्फ दिमाग नहीं चलाना है, हाथ भी चलना चाहिए। कमेंट कोई करता नहीं है, सब चुपचाप बैठे रहता है, तो कर दिया करो, है ना, ताकि देखो कमेंट में क्या कुछ करोगे तो हमें, या लाइक सब्सक्राइब कुछ भी करोगे तो हम वीडियो और बनाएंगे, तो फिर हम वीडियो बनाना छोड़ देंगे ना, क्योंकि मैं सिर्फ ऐसे फ्री में बनाया जा रहा हूँ, मतलब मेरे को कुछ नहीं, ना मेरा कोई ऐप है, ना मैं कोई कोर्स बेचता हूँ, ना मैं किसी को पढ़ाता हूँ। जैक बोर्ड का मतलब बच्चा पढ़ता नहीं, क्योंकि मैं खुद कहता हूँ, मैं रहता हूँ अरुणाचल प्रदेश में, तो क्या पढ़ाऊंगा किसी को, है ना। लेकिन एक मोटिवेशन मिलता है कि आप आते हैं, आपको डाउट होता है, आप पूछते हो, तो कुछ मोटिवेशन आता है, तो हम कुछ आपकी हेल्प कर सके, इसलिए हम ऐसा वीडियो बनाते हैं। ठीक है, बात समझ जाएगा। अगले आते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। लिखता है क्वेश्चन 20, व्हेन ए मैग्नेट इज मूव्ड इट्स नॉर्थ पोल टुवर्ड्स ए कॉइल, द नीडर एंड ऑफ द कॉइल एक्ट्स एज। तो कहता है ना, इसमें कह रहा है कि मान लो अगर एक कॉइल हो गया, कॉइल मतलब एक तार को अपने ऐसे अटैच कर दिया, कह रहा है कि एक नॉर्थ पोल मैग्नेट हो गया, इसका नॉर्थ एक साउथ हो गया। कह रहा है इस नॉर्थ पोल को जो अगर आप सामने लाओगे, है ना, इसको आप मूव करना है, किधर ला रहा है, कॉइल की तरफ लाना है ना, इसको मूव करना है। ठीक है, ए मैग्नेट इज मूव्ड विथ इट्स नॉर्थ पोल, है ना, उस मैग्नेट का नॉर्थ पोल ना मूव करना, कहां करना है, टुवर्ड्स एक क्लोज कॉइल, एक कॉइल की तरफ आप लाओगे, है ना, ऐसे लाओगे इसके सामने। तो कह रहा है इसका जो फेस होगा ये कैसा बिहेव करेगा। तो एक ये इसको आप पढ़ो तो लेंज लॉ, है ना, लेंज लॉ ने कहा था उसी चीज को अपोज करो जिसके कारण वो उसमें चीजें पैदा हुई है। मतलब कह रहा है कि इसमें अगर नॉर्थ पोल सामने आ रहा है तो इसको, इसमें ये जो हमारा कॉइल है ऐसा बिहेव करना चाहिए जो इसे रिपेल करे। तो बताओ नॉर्थ पोल को रिपेल कौन करेगा, तो नॉर्थ पोल को रिपेल करता है वो नॉर्थ पोल करता है ऐसे, है ना, नॉर्थ पोल रिपेल करता है, मतलब इसमें कुछ ऐसा करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है। तो अभी सर पूछा था कि इस कॉइल का फेस कैसा बिहेव करेगा, सामने नॉर्थ पोल के जैसा, है ना, क्या होगा, नॉर्थ पोल। ठीक है, सामने आएगा तो नॉर्थ पोल अगर सामने आएगा तो नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल अगर दूर जाता तो साउथ पोल बन जाता वो, है ना। जो येलो कलर में नॉर्थ बनाया वो साउथ बन जाता कब, जब आपका नॉर्थ पोल दूर जा रहा होता तब। ठीक, बात समझ आ गया। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेंज लॉ है, आज तक कभी आया नहीं है, ये नहीं आएगा, सिलेबस में नहीं है ना, नॉट सिलेबस, इसको लिखना, ये सिलेबस में नहीं है तो नहीं आएगा, अब हट गया सब। ठीक है, आते क्वेश्चन नंबर 22, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लेना, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, आप इसमें कंफ्यूज कर जाओगे। लिखा था मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए कॉइल ऑफ n टर्न्स, कह रहा है बस एक कॉइल है, इसमें कितने टर्न्स है, कह रहा है कैसा n टर्न्स हो गया। ठीक है, ऑफ एरिया ऑफ प्रोटेक्शन ए, इसका जो एरिया कितना है, इसका एरिया कितना है, ए एरिया है, हेल्ड विथ इट्स प्लेन, कह रहा है इसका जो प्लेन है, इस प्लेन पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड वो कहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी इसके पैरेलल में है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है इसके, है ना, इसको बस टच कर रहा है, इसको सिर्फ टच कर रहा है, क्रॉस नहीं कर रहा है ना, सिर्फ कुछ छूते निकल जा रहा है। तो बताओ अब कितना फ्लक्स होगा, है ना। तो जब याद रखना फ्लक्स होता है जब किसी सरफेस को वो क्रॉस कर जाए, यानी उसको बीच से एक एंड फेस से गुजरे दूसरे फेस से निकल जाए, इसको बोलते हैं फ्लक्स। अगर सिर्फ टच करके निकल जाए इसको फ्लक्स नहीं बोलते, तो फ्लक्स कितना होगा, 0। ठीक है, बाकी इसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला भी है, नहीं बताना चाहते, बस आपको सिंपल रखना कि जब भी क्वेश्चन आ जाए कि अगर जो आपका एरिया होगा, है ना, वो यानी उसका जो एरिया, जो भी कॉइल का जो प्लेन होगा वो अगर पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड हो जाए, है नहीं, यानी जो भी हमें कॉइल जो है उसका जो सतह होता है वो अगर चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाए तो फ्लक्स कितना होगा, चुंबकीय फ्लक्स 0 हो जाता है। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 23, है ना, नहीं आएगा, लिख लो, नहीं आएगा, आ जाता हूं फिर भी, है ना। लिखता है व्हेन ए मैग्नेटिक कंपास निडल इज कैरिड नियर बाय टू ए स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट, कह रहा है मान लो अगर यहां से करंट फ्लो कर रहा है, तो हमें पता होगा जब करंट फ्लो करता है तो इसके आसपास के क्या बनता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ऐसे एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है ऐसे। ठीक है, कह रहा है कि अगर एक मैग्नेटिक कंपास निडल को इस वायर के सामने लाया जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा था, है ना, तो कह रहा है कि एक मैग्नेटिक निडल को मान लो ऐसे ले आया, तो अगर एक मैग्नेटिक निडल मान लो ऐसे, है ना, ये क्या है, एक मैग्नेटिक निडल है, अगर इसको आप सामने लाओगे इस करंट के, इस करंट कैरिंग वायर के सामने लाओगे तो क्या होगा, है ना, क्या होगा, तो इसके आसपास क्षेत्र में एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा, इसके कारण क्या होगा, मैग्नेटिक निडल में क्या होगा, एक डिफ्लेक्शन आएगा। मतलब ऑप्शन में 1 तो सही है, जो ऑप्शन लिखा है ये तो सही है कि हाँ, ए स्ट्रेट वायर कॉज ए नोटिसेबल डिफ्लेक्शन इन द कंपास निडल, है ना, जो मैग्नेटिक कंपास निडल में क्या आएगा, उसमें डिफ्लेक्शन आएगा, क्यों, क्योंकि ये करंट कैरिंग वायर क्या कर रहा था, एक मैग्नेटिक फील्ड यहां पर बना लिया था इसलिए। ठीक, बी कहता है द अलाइनमेंट ऑफ निडल इज टेंजेंशियल टू द इमेजिनरी सर्कल, कह रहा है जो निडल होगा, निडल में क्या होगा, इसके ये निडल में बना निडल क्या होगा, अगर सामने आ जाए तो इसके टेंजेंट के अलोंग ये हो जाता है ऐसे,
मान लो यहाँ पर तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, इस है ना, यहाँ इस पॉइंट हो तो ऐसे नीचे हो जाएगा, मतलब क्या टेंजेंट मतलब उसके होता है टेंजेंट, टेंजेंट मतलब क्या होता है, स्पर्श, स्पर्श रेखा है ना ऐसे। क्या ये सही है? तो हाँ सही है, ऐसे ही होगा वो, है ना, वो ऐसे क्या होगा, मटेरियल इस टाइप से अलाइन हो जाएगा। तो यहाँ जो स्टेटमेंट है दोनों सही है ना, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट। ठीक है, अब सोचोगे सर भैया सर इसको थोड़ा लॉजिक समझाओ, तो देखो हम लॉजिक में बहुत ज्यादा तो समझा दिया, ऐसा होता है क्यों होगा, उसके लिए मैं ऑफलाइन क्लास में होता तो सामने हाथ को दिखाता है ना, या फिर मेरे पास नीडल पड़ा है, मैगनेट पड़ा है, मैं करके दिखा देता। अब ये नहीं, पर फिलहाल स्टेटमेंट बस याद रखना, वैसे आने का चांस कम होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, ये क्वेश्चन लिखना पीवाई का क्वेश्चन नहीं, ये 2022 का क्वेश्चन है, 2022 मॉडल सेट का क्वेश्चन है ना, ये भी 2022 का मॉडल सेट का क्वेश्चन है। लिखता है मैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ, है ना, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। ठीक है, तो याद रखना कि मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो कभी भी न्यूटन्स के थर्ड लॉ को ओबे नहीं करता, यानी न्यूटन्स के तीसरे नियम को वो फॉलो नहीं करता है ना, उसके नियम का वो पालन नहीं करता है। कौन? हमारा मैग्नेटिक फोर्सेस कभी नहीं करता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हर चीज वो न्यूटन्स के थर्ड लॉ को हमेशा फॉलो करो, ऐसा नहीं होता है, कहीं कहीं पर चीज वैलिड नहीं होता है। उसमें कौन है? मैग्नेटिक फोर्स। आपका क्वेश्चन 25, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो आपका क्या कह रहा है कि करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट है ना, गलत है, गलत स्टेटमेंट कौन, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो गलत है? कहता है द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ मैग्नेट फॉर्म कंटिन्यूअस लूप। कह रहा है कि पहला ऑप्शन कहता है कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कैसा बनाता है, वो ऐसा क्लोज लूप बनाता है। क्या ये सही है? तो हाँ ये सही है, होता है, सही है। हमसे क्या पूछा? हमसे गलत पूछा गया है, नहीं। एक तो बी में कहता है द टेंजेंट टू द फील्ड लाइंस, अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बन रही है तो इस पॉइंट पर हमें टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये हमें मैग्नेटिक फील्ड्स के डायरेक्शन के बारे में बताएगा। क्या सही है? तो ये भी सही है ना। द टेंजेंट टू द फील्ड लाइंस एट गिवन पॉइंट रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, यानी इस पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट पर कैसे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड्स के डायरेक्शन के बारे में बताएगा। ये भी सही है। सी कहता है द लार्जर द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया द स्ट्रॉन्गर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कह रहा है कि मान लो अगर मैंने दो एरिया बनाया, एक एरिया मान लो मैंने यहां बना दिया, ठीक, और एक एरिया मान लो मैंने यहां बना दिया, दोनों एरिया कितना है? इक्वल है, इक्वल एरिया है। तो कह रहा है कि बताओ किसमें कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है ना, कहां पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बताना मुझे, है ना। ये पहला केस है, ये दूसरा केस है, एरिया सेम है। मतलब किस केस में मैग्नेटिक स्ट्रांग होगा? तो जहां पर फील्ड लाइंस ज्यादा क्रॉस करेंगी वहां क्या होगा, वो स्ट्रांग होगा, और जहां पर फील्ड लाइंस कम क्रॉस करेंगी मतलब दूर दूर होगी, वो वीक होगा, कमजोर होगा, है ना। तो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? तो ये भी सही है। उसने क्वेश्चन में क्या कहा? उसने कहा क्वेश्चन में कहा कि द लार्जर द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, जितना ज्यादा फील्ड लाइंस होगी उतना ज्यादा स्ट्रांग फील्ड बनेगा। तो ये भी सही है। तो हमसे पूछा गया गलत के बारे में, डी पढ़ते हैं। लिखता है द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में इंटरसेक्ट इच अदर इन सर्टेन कंडीशन। कहता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, ये गलत है। कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, कुछ भी हो जाए नहीं काटेगा कभी। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आते क्वेश्चन नंबर 26 लिखता है डू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप। तो यस, हमेशा बनाती है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप बनाती है। तो पहले भी लिखा था, यही लिखा था पहले, देखो क्वेश्चन 25 का पहला ऑप्शन कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ मैग्नेट फॉर्म कंटिन्यूअस लूप, तो सही स्टेटमेंट था, तो सही होगा, क्या हमेशा बनाती है। और क्वेश्चन 27 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये इसको थोड़ा बोल देना कि ये क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू में भी आ चुका है। कह रहा है कि जो इंड्यूस ईएमएफ जो होता है, जो एल डी आई बाई डी टी लिखते हैं, ये किसके समतुल्य होता है ना, किसके एनालॉगस मतलब किसके समतुल्य होता है। ठीक है, तो हम जो इंड्यूस ईएमएफ लिखते हैं ई इक्वल टू लिखते हैं एल डी आई बाई डी टी, तो जो ये ईएमएफ है ये किसके समतुल्य होगा? तो इसको अगर आप थोड़ा सा कंपेयर करना चाहो तो आपने कहीं पढ़ा होगा एफ इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी, जिसको हम था फोर्स। ठीक है, तो जो ईएमएफ किसके समतुल्य है? फोर्स से, मतलब बल के समतुल्य होता है। किसके समतुल्य होता है?
बल के समतुल्य होता है, यानी फोर्स के समतुल्य होता है। कौन? हमारा इंड्यूस ईएमएफ। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पढ़ लेना क्वेश्चन 27, आता ही आता है क्वेश्चन, पूछा भी गया है, तो आने का चांस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन थे, एक दो क्वेश्चन चैप्टर से कंफर्म आपके एग्जाम में आएगा, और जितना पता है उसमें से आ ही जाता है मैक्सिमम क्वेश्चन। जैक बोर्ड का यही है ना, फितरत यही है जैक बोर्ड की, वो पूछता है ऐसे ही पूछता है। ठीक है, तो आपका काम क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ना, बाकी टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप जो भी लिंक होता है मैं दे दिया, सब कुछ है, तो कुछ समय के लिए ना, कुछ समय के लिए जब तक एग्जाम होता है तब तक शेयर कर लो, ज्वाइन कर लो, ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहे। ठीक है, बाकी मैंने कुछ पीडीएफ अपलोड किया हुआ है एमसीक्यू का, जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में है ना, तो कुछ पीडीएफ है जो बच्चों को चाहिए होगा देखना कि वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, तो इस पीडीएफ को आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो ना, ये इंग्लिश में है एंड हिंदी में है ना। और एक मैं आपको बताता हूँ सीक्रेट बात, जो आपका क्वेश्चन आएगा है ना, उन सारा का पीडीएफ यहाँ डालना हुआ है, देखना आपको क्वेश्चन वहीं से देखने को मिल जाएंगे इस बार जैक बोर्ड में। ठीक है, इसको पढ़ लेना अच्छे तरीके से, जो भी वहां मैं आपको पीडीएफ देकर रखा है एमसीक्यू वाला। ठीक है, तो इतना रखते हैं, बाकी फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट तब तक वीडियो में, तब तक के शेयर सब्सक्राइब कर दो।